हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूरिस्प्रूडेंस स्कूल सीरीज। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बात करता है? देखो, सोशियोलॉजिकल नाम से पता लग रहा है ये सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब इस स्कूल में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे लॉ हमारी सोसाइटी से क्या करता है, लिंक करता है, कैसे लॉ का सोसाइटी के साथ रिलेशन है। इसका मतलब यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर को किसके साथ, सोशल बिहेवियर के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एनालिटिकल स्कूल में क्या पढ़ा, कमांड है, ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी बात करी। नेचुरल स्कूल में हमने क्या पढ़ा कि लॉ इज मोरालिटी, लॉ क्या है, मॉरलिटी पे है, मॉरल वैल्यूज पे है। तो ऐसे ही हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में पढ़ेंगे कि कैसे जो लॉ है वो ओरिजिनेट हुए कस्टम से, जिससे कि उसने सोसाइटी को क्या करा, गवर्न करा। कैसे हम एक वेलफेयर वाले कॉन्सेप्ट पे आए। देखो, क्या था उस टाइम पे हमारे पास लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट था। लेजेस फेयर जैसे आपको पता ही है, लेजेस फेयर का मतलब क्या होता है, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, वो लेजेस फेयर होता है। तो ये था, ये बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन था कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी, जो जितना कमा रहा है उतना खर्च करेगा, कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। पर वेलफेयर का क्या होगा, जो गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी बेनिफिट देती है, तो इसका मतलब लेजेस फेयर तो चलेगा नहीं, क्योंकि लेजेस फेयर में तो गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस होगा। तो अगर हमें गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना है, सब्सिडी लेनी है, तो हमें लेजेस फेयर से क्या था, हट के वेलफेयर स्टेट की तरफ आना था। तो वो ही कौन बात कर रहा था, हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो अब देखते हैं हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल, दिस स्कूल फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। कैसे हमारी लॉ सोसाइटी के साथ क्या है, एक रिलेशन बना के बैठी है, एक फोकस कर रही है, जो एम्फेसाइज करता है कि लॉ जो है फंक्शन करता है टू एड्रेस सोसाइटल नीड्स, कि हमें सोसाइटी की क्या नीड्स हैं और हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करेंगे। यहाँ पे जो हमारी की थिंकर्स आते हैं, आपको इनको सबके नाम याद रखने, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से इसमें से जो है ये जूरिस जो है ये किसमें सोशियोलॉजिकल स्कूल में नहीं है। तो रुडोल्फ वॉन हियरिंग, रॉस्को पाउंड, यूगन एरलिच, लियोन डिग्विड, कॉम्टी एंड डर्कहाइम। तो ये सारे जो हैं ये कौन से स्कूल से हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से हैं। ये आपको इनके 6 के 6 नाम टिप्स पे याद होने चाहिए। अब देखो, आपके माइंड में फौरन आया होगा, यार अभी हमने हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा, उसमें भी हम थोड़ा सा सोसाइटी और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या नई चीज लेकर आ रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा जो सोशियोलॉजिकल है वो हिस्टोरिकल स्कूल से डिफरेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल स्कूल की, हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल का मेन फोकस क्या है, तो सबसे पहला जो फोकस है, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है जिसे हम आज पढ़ेंगे, वो लॉ और सोसाइटी के रिलेशनशिप को डिस्कस करता है कि कैसे जो लॉ है वो सोसाइटी के साथ क्या है, लिंक है। जबकि हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है, हम हिस्ट्री में जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं, इवोल्यूशन देखते हैं कि लॉ का कैसे इवोल्यूशन हो रहा है कस्टम्स के साथ, ट्रेडिशन के साथ, हिस्ट्री के साथ। जबकि सोशियोलॉजिकल स्कूल नेचर ऑफ लॉ की बात करें तो वो कहता है कि जो लॉ है वो डायनेमिक है, एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का। जबकि ये बात करता है कि लॉ कैसे डेवलप हुआ है, एक ऑर्गेनिक थ्योरी की बात करता है, जिसमें हम की थिंकर्स मैंने अभी आपको डिस्कस कराया, इसमें रॉस्को पाउंड थे, यूगो नेरलिच है, लियोन डिग्विड है, कॉम्टी है, डर्कहाइम है। बल्कि जिसमें हमने क्या पढ़ते, सेविग्नी है, हेनरी मैन है, सेविग्नी की थ्योरी पढ़ी थी हमने, जिसे हम वॉल्जस थ्योरी बोलते थे, जो जनरल विल की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका मेन यही डिफरेंस है। हिस्टोरिकल स्कूल क्या कह रहा है कि लॉ की हिस्ट्री की कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। जबकि सोशियोलॉजिकल स्कूल बात क्या कर रहा है कि कैसे हमारे जो जो सोसाइटी है वो हमारी क्या है, लॉ से कैसे लिंक है। मींस जो प्राइमरी लॉ है वो हमारा क्या होना चाहिए, एज पर सोसाइटी होना चाहिए। अब हम वन बाय वन इनके जूरिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखो ये हमारे यूगोन एरलिच हैं। यूगोन एरलिच की सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या थ्योरी दी है। देखो, ये जो यूगोन एरलिच है, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो लिविंग लॉ का दिया है। देखो, जो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोसाइटी में जो मेन लॉज लेकर आएगा वो बेटर होंगे देन एनी अदर लॉज। मींस इवन जो लेजिस्लेशन लेकर आ रही है उससे भी बेटर यही लॉज होंगे। इसलिए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया लिविंग लॉ का दिया। इनके अकॉर्डिंग देखो, जो लॉ है, लॉ दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिविंग लॉ, एक होते हैं फॉर्मल लॉ। फॉर्मल लॉ कौन से होते हैं, फॉर्मल लॉ वो होते हैं जो हमारी लेजिस्लेशन लेकर आती है, मींस
लेजिस्लेशन लाती है। जबकि लिविंग लॉ कौन से होते हैं, ये जो क्या है, ये मैन मेड लॉज होते हैं। मीन्स सोसाइटी में जो भी डीलिंग होती है वो लिविंग लॉ से होती है। सोसाइटी में जो भी है टोटल उनका जो डेवलपमेंट है सोसाइटी की वजह से ही है, ना कि किसकी वजह से है, हमारी ये लेजिस्लेशन की वजह से। इसलिए इन्होंने इसको नाम रखा है लिविंग लॉ और बोला है लिविंग लॉ हमारे बड़े हैं देन फॉर्मल लॉ। तो एयरलिच ने आर्ग्यू करा कि जो लिविंग लॉ है, लिविंग लॉ मतलब जो लॉ इन एक्शन है, वो ही हमें सोसाइटल प्रैक्टिसेस में दिखते हैं और नॉर्म्स में वो मोर इम्पोर्टेंट हैं किससे, देन हमारे फॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉ से। इसीलिए यहीं से प्री का क्वेश्चन आता है। ये जो एरलिच की थ्योरी है, देखो मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से लर्न करा था। एरलिच एल और एल से लिविंग लॉ, मुझे पता है बहुत बेकार वाला फंडा है, बट हाँ लर्न करने में इजी हो जाता है एमसीक्यू में। क्योंकि जब हम सारे ज्यूरिस पढ़ लेते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से ने क्या बात बोली है। तो इसीलिए इसे लर्न करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एयरलिच की एल से एल की लिविंग लॉ की बात करता है, ठीक है। फिर इनका कहना क्या था, ये फोकस ऑन सोसाइटी कर रहे थे कि जो लॉ है वो इवॉल्व होगा बेस्ड ऑन द डायनेमिक्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन रेदर देन रिजिड लेजिस्लेशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो लॉ है वो क्या है, डायनेमिक से होंगे, कि जो सोशल इंटरैक्शन होगा कि आज ये हुआ है तो अब ये लॉ आना चाहिए, रेदर देन हम खाली उस रिजिड पे की जो बुक में लिखा गया हम उस पे फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए इनकी जो अप्रोच थी वो एम्पेरिकल अप्रोच थी, कि एडवोकेट करते थे कि हम सोसाइटल प्रैक्टिसेस को देखेंगे टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ लॉ, कि पहले आप सोसाइटी के प्रोस्पेक्ट को पढ़ेंगे तभी हम क्या लाएंगे, ट्रू नेचर ऑफ लॉ को लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे यूगोन एरलिच। अब कौन आते हैं, हमारे डर्कहाइम आते हैं। डर्कहाइम क्या थ्योरी लेकर आते हैं, देखो डर्कहाइम का कहना क्या था, डर्कहाइम का कहना था कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल सॉलिडारिटी, ये जो लेकर आए थे, ये लेकर आए थे कि हम इस सोसाइटी में क्या करना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर करना चाहिए और सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट। मतलब इनका कहना था, देखो एक काम अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तो क्या होगा, जैसे कि अब अगर मुझे पता है ये सारा काम है, ए ये काम करेगा, बी ये करेगा, सी करेगा, तो वो अपने काम में एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, उन्हें पता है रोज यही काम करना है, तो वो बहुत एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। इसलिए उसने बोला कि हमें इसको नाम दिया उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्या है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। और उसी के साथ ये सोशल सॉलिडारिटी का लेकर है। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है कि एकता के साथ रहना, मींस सॉलिडारिटी मींस आपस में आप एक होके रहोगे। तो इन्होंने क्या कहा, सोसाइटी इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म थ्रू द डिवीजन ऑफ लेबर। जो सोसाइटी है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स आएगी, वो कैसे आएगी, जब हम डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे। और ये जो इवोल्यूशन चेंजेस होगा द बेसिस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, और ये जो इवोल्यूशन आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, सॉलिडारिटी के बेसिस पे आएगा। और इन्होंने उसी सॉलिडारिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक है मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या बात करती है, फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल शेयर सिमिलर रोल्स वैल्यूज एंड बिलीफ, कि जहां पे इंडिविजुअल सेम बिलीव सेम रोल सेम वैल्यूज को करते हैं शेयर। जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या बात करती है, फाउंड इन मॉडर्न सोसाइटी विद स्पेशलाइज्ड रोल्स, जहां पर स्पेशल रोल्स होंगे, आपस में सब क्या होंगे, इंटर डिपेंडेंट होंगे। क्योंकि सोसाइटी में देखो कोई भी ये नहीं कह सकता मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं, आप हर काम खुद से नहीं कर सकते, आप इंटरडिपेंडेंट ही हो। फिर यही लेकर आए थे लॉ एज अ मेजर ऑफ सोशल प्रोग्रेस। इनका कहना था कि जो हम रिप्रेसिव से रेस्टिट्यूटिव लॉज लेकर आ रहे हैं, ये सोसाइटी के डेवलपमेंट से आ रहे हैं। तो मेन आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना डर्कहाइम की थ्योरी में। डर्कहाइम की थ्योरी में आपको यही रखना है, यही वो पर्सन थे जो ये डिवीजन ऑफ लेबर और सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। फिर आते हैं हमारे डिग्विड, ये रहे हमारे डिग्विड। डिग्विड की देखो थ्योरी जो थी वो डर्कहाइम से काफी लिंक थी और कॉम्टी से भी थी। अभी कॉम्टी भी देखेंगे, कॉम्टी में भी ज्यादा नहीं है कुछ। इनकी जो थ्योरी थी डिग्विड की थ्योरी, डिग्विड का कहना क्या था, काफी इंस्पायर हुए तो इनकी थ्योरी का ना थोड़ा मिक्सचर है कॉम्टी और डर्कहाइम वाली। इनका कहना ये था, इन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया था सॉलिडारिटी वाला, कि वही जो मैकेनिकल और ऑर्गेनिज्म थ्योरी की अगर हमने बात करी थी कि मैकेनिकल क्या होती है जिसमें सबके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, पर ऑर्गेनिज्म क्या होती है जहां पर सबके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, और जब सबके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवीजन ऑफ लेबर करना होगा। इनका भी कहना ये था कि सॉलिडारिटी के बिना सोशल लाइफ नहीं जी सकते। ह्यूमन एक्टिविटीज का जो डायरेक्ट गोल होना चाहिए वो फुलर एंड मींस जो गोल है हमारा वो इंश्योर करना चाहिए कि एक स्मूथर एंड आए, सबके साथ एक जस्टिस हो। इसलिए इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी का फीचर होता है, डिग्विड का कहना यह था कि सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और इसी टर्म को उन्होंने क्या दे दिया, सोशल सॉलिडारिटी का नाम दे दिया, कि एक फीलिंग ऑफ वननेस है कि हम सब एकता के साथ रहेंगे।
और यही कहा कि जो राइट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कि हमें अपनी ड्यूटी को क्या करना होगा, परफॉर्म करना है, ये राइट हमेशा सबके पास होना चाहिए। ये सोशल सॉलिडारिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इन्होंने रिजेक्शन करा कि सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करो, ये कुछ नहीं लेना देना। ये सोशल सॉलिडारिटी का ही कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जो डिग्विड की थ्योरी थी, प्रिंसिपल सोशल सॉलिडारिटी थी, जो स्टेट करती थी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से देखो, ऑप्शन में आपके पास डर्कहाइम आता है तो डर्कहाइम टिक करोगे, नहीं तो सोशल सॉलिडारिटी में ज्यादातर वो डिग्विड के रिगार्डिंग पूछते हैं, क्योंकि डर्कहाइम की थ्योरी को डिग्विड नहीं लेकर आए थे। और डिग्विड की थ्योरी में काफी बार ड्यूटी का भी पूछते हैं कि किसने ड्यूटी ड्यूटी की बात करी है, तो ये डिग्विड ने ही ड्यूटीज की बात करी है। लर्न कैसे करना, बहुत सिंपल है, डी फॉर डिग्विड, डी फॉर ड्यूटी। ये हो गया हमारे डिग्विड की थ्योरी। तो डिग्विड ने क्या करा है, ड्यूटीज को ओवरराइड रखा है। उसने कहा है ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे राइट से, क्योंकि हर पर्सन अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, सोसाइटी में क्या रहेगी, पीसफुलनेस मेंटेन रहेगी। फिर ये आते हैं हमारे ऑगस्ट कॉम्टी। ऑगस्ट कॉम्टी जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड को, देखो ऑप्शन में वैसे पूछ ये लेते कि किसने कॉइन करा था, आपके पास ऑप्शंस में वैसे तो कॉम्टी आता है, पर जनरली ये जो कॉइन किया था ये कॉम्टी ने नहीं करा था, ये इमैनुअल जोसेफ ने कॉइन किया था। पर जो कॉम्टी थे उन्होंने इसे रीइन्वेंट करा था, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। तो यहीं से दो क्वेश्चन आते हैं, हु कॉइंड या हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो ही इज द कॉम्टी इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिन्होंने ये वर्ड को क्या किया था, कॉइन किया था। तो बस इनके बारे में दो बात याद रखनी है कि किसने सोशियोलॉजी वर्ड यूज करा, कॉम्टी ने। और जो ऑर्गेनिक थ्योरी है कौन लेकर आए, कि जो सोसाइटी है, जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ऐसे ही इनका कहना था सोसाइटी भी ऐसी क्या है, बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। फिर आते हैं हमारे रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड जो अगर हम बात करें, रॉस्को पाउंड की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम काफी, इन्हें भी हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी काफी अच्छी थ्योरी दी है, कि अमेरिकन लीगल स्कॉलर स्कॉलर रह चुके हैं, और जिन्होंने काफी मतलब इनका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक्चुअल वर्किंग में थी, कि जो एक्चुअली चल रहा है, हम बुक पे ना कॉन्सेप्ट करें। इसलिए इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी थी। इसको अगर शॉर्ट में समझे, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या है, देखो इनका कहना था जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं वो अपना स्किल यूज करते हैं, माइंड यूज करते हैं कुछ भी टेक्निकल काम करने के लिए। ऐसे ही लॉयर्स को क्या करना चाहिए, अपने स्किल्स यूज करने चाहिए, इंजीनियर्स की तरह अपना माइंड यूज करना चाहिए, और ऐसे लॉ लेकर आने चाहिए जिसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस हो और मिनिमम फ्रिक्शन हो, लोग ज्यादा से ज्यादा खुश रहे और कम से कम दुखी रहे। तो इसके लिए उन्होंने कहा हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा स्टेट के बीच में, पीपल के बीच में, जिससे कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए और सोसाइटी में एक पीस रहे। क्योंकि देखो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के लिए हम लॉज लेकर आएंगे, तो उन लॉज को यूज करना, प्रॉपर तरीके से करना, वो कैसे लॉज होने चाहिए, वो इन्होंने रॉस्को पाउंड ने बात की है। ये रहे हमारे रॉस्को पाउंड। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, क्या कहा इन्होंने, फाउंड डिफाइन लॉ एज अ टूल फॉर सोसाइटल इंजीनियरिंग, कि हमें एक बैलेंस कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट लेकर आना है, सोसाइटी के अंदर एक हार्मनी रखनी है, और जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लॉ का वो यही होना चाहिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो और कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो। और इसी इंटरेस्ट को उन्होंने बाइफरकेट करा है, किसमें, देखो ये आपको याद रखना है, तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है इंटरेस्ट को। इन्होंने कहा एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हमारा पर्टिकुलर होता है, एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, जो बेनिफिट मिलता है कम्युनिटी से, पब्लिक हेल्थ से, सेफ्टी से। और एक होता है हमारा सोशल इंटरेस्ट, जो हम सोसाइटी के रिस्पेक्ट होते हैं, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, अपने कल्चर हेरिटेज को करो। तो हु डिवाइडेड इंटरेस्ट इनटू थ्री कैटेगरी, तो इट इज द रॉस्को पाउंड। नेक्स्ट प्री क्वेश्चन, ठीक है। फिर इनका कहना क्या था, लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए, लॉ का पर्पस यही है कि सोसाइटी की जो चेंजिंग नीड्स है आप उनको क्या करो, फुलफिल करो, एक बैलेंसिंग प्रिंसिपल लेके चलो, एक बैलेंस होना चाहिए इंटरेस्ट का, सोसाइटी के अंदर लड़ाई झगड़े ये सब कुछ नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा आर्टिकल 19 था, आर्टिकल 19 में क्या था, बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोलो कहीं भी जाओ। बट देखा जैसे ही राइट दे दिया, तो आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 से क्लॉज 6 में रिस्ट्रिक्शंस आ गई, बोलोगे पर ऐसा नहीं बोलोगे जिससे किसी की डिफेमेशन हो, जिससे स्टेट की सोवरेनिटी अफेक्ट हो, इंटीग्रिटी अफेक्ट हो। तो इसी को ही, बैलेंसिंग इंटरेस्ट को ही रॉस्को पाउंड ने अपनी थ्योरी में बताया है, कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। टाइम टू टाइम ये क्या है, बैलेंस डिफरेंट हो जाता है।
ठीक है। फिर इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये लेकर आए हैं जूरल पोस्टुलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन ये 5 जूरल पोस्टुलेट लेकर आया है, तो ये हमारे जो रॉस्को पाउंड है, मीन्स रॉस्को पाउंड है, ये लेकर आए हैं। अब ये जूरल पोस्टुलेट है क्या भला? देखो, जूरल पोस्टुलेट की बात करें जिसको हम ट्रुथ मान लेते हैं और उसके बेसिस पे थ्योरीज बनाते हैं, वो है हमारे जूरल पोस्टुलेट। तो ये कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हमारे क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की बात करी है क्रिमिनल लॉ लेकर आए हैं कि कोई भी अपना एग्रेशन दूसरे पे नहीं दिखाएगा। इसे हमने ट्रू मान लिया, नहीं दिखाएगा। मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्रेशन, कि क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स करेंगे जूरल पोस्टुलेट को कि इंडिविजुअल जो है शुड बी फ्री, कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को थ्रेट या वायलेंस नहीं देगा। मींस ऐसे लॉज आएंगे जो अगेंस्ट असॉल्ट, मर्डर और थेफ्ट होंगे। ठीक है। फिर आया प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि क्रिमिनल लॉज जो है अपहोल्ड करेंगे सोसाइटी की स्टेबिलिटी को, हम उसमें पिनलाइज करेंगे ऐसे एक्ट जिससे हमारी पीस या सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। ये बात है सबसे पहला क्रिमिनल लॉ। फिर आया पेटेंट लॉ। में पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पेटेंट्स मिलते हैं, अगर आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी होती है। तो कोई जब किसी ने अपना एक्सपर्टाइज लगा के कोई नई चीज लेकर आया, लेबर लाया, क्रिएटिविटी लाया है, तो पेटेंट लॉ जो है वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कोई उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट इज क्रिमिनल लॉ, सेकंड इज पेटेंट लॉ, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो पाउंड के अकॉर्डिंग जो पोस्टुलेट के एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो प्रोमिसेस हैं, एग्रीमेंट है, आप उन्हें तोड़ोगे नहीं। अगर आपने किया है तो आपको उन्हें क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। और अगर आपने फुलफिल नहीं करा तो उसकी जो रेमेडी होगी वो मिलेगी। मींस अगर ब्रीच कर दिया जाए तो उसकी रेमेडी भी क्या मिलेगी। ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया हमारा, लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्रोमिसेस की बात की है। फोर्थ इज टॉर्ट लॉ, कि कोई भी टॉर्ट क्या है कि कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। जो रॉन्ग किया जाता है वो उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बात करता है कि अपनी टेरिटरी में हार्मफुल ला रहे हैं तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आप अपनी प्रीमाइसेस में कुछ गलत कर रहे हैं तो ऐसे उससे दूसरे की प्रीमाइसेस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, की इंडिविजुअल जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए अपने एक्शंस के लिए, चाहे वो इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है। ठीक है। तो ये थी इनकी 5 पोस्टुलेट जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद रखने हैं कि किसने ये 5 पोस्टुलेट दिए हैं। तो ये जो 5 पोस्टुलेट दिए हैं ये हमारे किसने दिए हैं, रॉस्को पाउंड ने दिए हैं। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ वॉन इयरिंग। ये रहे हमारे इयरिंग। अब इयरिंग का कहना क्या है, देखो सॉरी, इयरिंग का कहना क्या है, देखो ये भी काफी, इनका भी क्या था, इयरिंग की भी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात थी। तो यहीं से पूछ लेते कि इंटरेस्ट के रिगार्डिंग किसने बहुत सारी बातें करी है, तो ये इयरिंग ने करी है। इयरिंग का कहना था कि देखो सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होगा, सोसाइटी इंटरेस्ट भी होगा, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो हमें कैसे इन्हें क्या करना होगा, बैलेंस करके चलना होगा, हमें कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी होगी, वो इसके अंदर बात करिए। तो इयरिंग ने आर्ग्यू करा है कि जो अल्टीमेट गोल है लॉ का वो यही है कि हमें एक सोशल पर्पस लेकर आना होगा, क्योंकि जो लॉ है उसका काम क्या होता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन करना इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को। कैसे, बाय प्रमोटिंग सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर। तो ये है हमारे रुडोल्फ वॉन इयरिंग की बातें। तो इसलिए इनकी थ्योरी भी यूटिलिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग होती है कि हमें क्या करना है, सोसाइटी में मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड करानी है और कैसे हम उनका मैक्सिमम इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में। होप यू लाइक इट। बाय बाय।